ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है हमें ब्लड क्लॉटिंग में और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, देखते हैं स्टूडेंट्स। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग बेसिकली पढ़ना है कि क्या होता है ब्लड क्लॉट और कैसे होता है ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी में। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स है हमारे पास, उसको देखते हैं बेटा। पहला वर्ड है हमारे पास हीमोस्टासिस। ब्लड क्लॉट को हम हीमोस्टासिस बोलते हैं। हीमोस्टासिस का मतलब ये दो वर्ड से लिया गया है, हीमो प्लस स्टासिस। हीमो का मतलब होता है बेटा दैट इज हीम, एंड हीम वर्ड इज टेकन फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो ब्लड का रुकना, स्टासिस मींस रुकना, स्टैटिक होना। तो हीमोस्टासिस में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बेटा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के सब क्या हो जाते हैं बेटा, रुक जाते हैं, ठीक है, क्लॉट हो जाते हैं इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन का फॉर्मेशन ही ब्लड क्लॉट है। फाइब्रिन बनेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वी ऑल नो दैट ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसे हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तीन चीजें बोली मैंने स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है क्योंकि इसमें फाइबर्स जो होते हैं इधर एब्सेंट बोला जाता है या फिर इनएक्टिव होते हैं, फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में होते हैं। तो हमारे ब्लड में फाइबर्स हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में होंगे ब्लड क्लॉट कर जाएगा। और इस मैकेनिज्म को केमिकली हम देखेंगे कि ये कैसे क्लॉट करता है बच्चा। बहुत आसान है। तो पहले हम थोड़ा सा ब्लड क्लॉट के बेटा फिजियोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे, क्या होती है ब्लड क्लॉट। स्क्रीन पे देखिएगा, अर्ली स्टेज में एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM जब भी बोला जा रहा है मतलब कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है बेटा वो। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज से ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि कैसे ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। वहां आरबीसी देख सकते हो, प्लेटलेट्स देख सकते हो, फाइब्रिन थ्रेड्स देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और वो फाइब्रिन थ्रेड्स कैसे आरबीसी को वहां पे इंटैंगल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। इन द फर्दर पार्ट, अब इसमें हम लोग देखना है बेटा कि यहां पे ये इंटरमीडिएट स्टेज दिखा गया 900x पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। मतलब कि देखो फाइब्रिन जो फॉर्म हो रहे थे, फाइब्रिन थ्रेड्स, वो और ज्यादा थिक होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, और उनका नंबर और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और आरबीसी या सेल्स आपस में कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज हो गया बेटा, और ये लेट स्टेज या फिर फाइनल स्टेज हो गया। जैसे आप देख सकते हो ये तो भैया लेट स्टेज दिखाया जा रहा, और ये तो ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन जिसमें पूरा का पूरा ब्लड रुका हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये हीमोस्टासिस को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट। तो चलिए बेटा यहां से हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग। इसे समझाने के लिए मैंने दो वर्ड्स यहां दे रखे हैं बेटा, BT एंड CT। जब कभी भी हमारी सर्जरी होने वाली है तो डॉक्टर एक टेस्ट परफॉर्म करवाता है, और उस टेस्ट को हम बोलते हैं BT-CT, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्सन, इंडिविजुअल में कितनी देर तक ब्लड ऊज करता है, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग टाइम, और बॉडी कितना समय लेता है क्लॉट करने में ब्लड को, दैट इज क्लॉटिंग टाइम। अगर किसी पर्सन में ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, क्लॉटिंग टाइम डिलेड है, ज्यादा है, तो उसमें सर्जरी परफॉर्म करने से पहले डॉक्टर ये बात जान जाएगा कि हाँ इस पर्सन को हीमोफीलिया है, दैट इज ब्लड क्लॉट नहीं होने वाली बीमारी, ठीक है। तो वो उसके लिए बेटा अवेयर रहेगा और इस बात को जान के रहेगा कि इसकी ब्लड को कैसे क्लॉट करवाना है, ठीक है। या फिर सर्जरी को ब्लड क्लॉट होने के बाद, मतलब कि ब्लड क्लॉट सही होने के बाद, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म उस पर्सन में सही होने के बाद ही परफॉर्म करेगा। जैसे किसी पर्सन में विटामिन के की वजह से मान लीजिए कि ब्लड क्लॉट्स नहीं हो रहे, ठीक है, तो उसमें बेटा विटामिन के का सप्लीमेंट देगा, फिर से BT-CT परफॉर्म करेगा, और उसके बाद से अगर मान लीजिए सब कुछ सही निकलता है तो सर्जरी परफॉर्म करेगा। मतलब कि सर्जरी के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है, सर्जरी तो कर दी लेकिन ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है और पर्सन की जान जा सकती है। इसीलिए BT-CT परफॉर्म करना, टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो BT का जो टाइमिंग होता है वो 1 to 3 मिनट्स जनरली होता है बेटा, और क्लॉटिंग टाइम 2 से 8 मिनट में क्लॉट हो जाता है, ठीक है। और इसे कैसे परफॉर्म करते हैं, ब्लड को निकाल कर बेटा एक कैपिलरी ट्यूब में ऑब्जर्व करते हैं, उसे रन करते हैं, उसे शेक करते रहते हैं,
अगर वो उसके भीतर क्लॉट कर गया, ठीक है, तो उस टाइम को बोला जाता है क्लॉटिंग टाइम। और जो वुंडेड एरिया है, अगर वो वुंडेड एरिया जहां से कट लगा है वो ऊज करता रहा, वहां से ब्लड निकलते रहा, तो वो टाइम कहलाता है ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी, अब इसी में हम बात करेंगे क्या मैकेनिज्म होता है और किस तरह के क्लॉट्स होते हैं। दो तरह के क्लॉट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं बेटा, थ्रोम्बस क्लॉट एंड एम्बुलस क्लॉट। थ्रोम्बस क्लॉट स्टैटिक क्लॉट्स को बोला जाता है, ठीक है, जो रुके हुए हैं एक जगह पे, जैसे कि आपके ये ब्लड वेसल्स हो गए बेटा, और ब्लड वेसल में कहीं रुका हुआ है, इसे हम स्टैटिक क्लॉट बोलेंगे। एम्बुलस क्लॉट मूविंग क्लॉट्स को बोलते हैं, जो मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी में घूम रहे हैं। मूविंग क्लॉट्स ज्यादा डेंजरस होते हैं। मूविंग क्लॉट्स किसी भी ब्लड वेसल में जाके उसे चोक कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और उसके कारण हमारे बॉडी में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या फिर हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है, अगर वाइटल ऑर्गन्स में ऐसा होता है तो। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, ये दोनों के दोनों ही क्लॉट्स हमारे ब्रेन या हार्ट में हो सकते हैं। अगर ब्रेन में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिफेलिक थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस क्लॉट इन ब्रेन, सिफेलिक थ्रोम्बोसिस, सिफेलिक थ्रोम्बोसिस। अगर ये क्लॉट है, अगर ये हमारे कोरोनरी आर्टरी में होता है तो उसे हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सिफेलिक थ्रोम्बोसिस ब्रेन में, ब्रेन को सिफेलिक वर्ड से बेटा एक्सप्रेस किया गया, एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में, तो बेटा हार्ट के मसल्स तक ब्लड मिलना बंद हो जाएगा और हार्ट रुक जाएगा, दैट इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो ये स्टैटिक क्लॉट एंड मूविंग क्लॉट्स आपको बेटा समझ में आए होंगे। मैं इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे आप कुछ क्लॉट्स को देख सकते हो, ठीक है, ये क्लॉट्स जस्ट डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए आपको है कि फाइब्रिन्स के भीतर कैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी इंटैंगल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लॉटिंग को समझने के लिए बेटा हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का पता होना जरूरी है कि क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम प्रोटीन वाले पार्ट को लीवर बनाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा लीवर कितने सारे फैक्टर्स को बना रहा है, ठीक है, लगभग सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है, ये लीवर द्वारा फॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। एंड द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के चाहिए होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए। तो विटामिन के की डिफिशियंसी हीमोफीलिया को लीड कर सकती है बेटा, मतलब हीमोफीलिया हो सकता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हुई आपकी बॉडी में तो एक चीज, ठीक है। अब इन फैक्टर्स में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में, ठीक है, जो फैक्टर नंबर आप देख सकते हो बेटा, नंबर 6 जो मार्क किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, 6 को नहीं लिखा गया, 5 से सीधे 7 पे चले आए हैं, 7th पे चले आए हैं, 7th फैक्टर पे यहाँ पे चले आए हैं, देख सकते हो। तो 6th वन इज एसिलिरीन, 6th एसिलिरीन है बेटा, ठीक है, जिससे जो एसिलिरीन पार्ट है वो आगे जाके 5th फैक्टर में दे दिया गया है, देखो बेटा प्रो एसिलिरीन, ठीक है। तो 6th इज एसिलिरीन। इनको सिक्वेंसली रखा गया है रोमन नंबर्स में, ये आपको याद रखना बेटा, रोमन नंबर्स में रखा गया है। एंड दी कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं बेटा जो हीमोफीलिया ए, बी और सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, फैक्टर नंबर 8 हीमोफीलिया ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर नंबर 9 हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फैक्टर नंबर 11 हीमोफीलिया सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हीमोफीलिया ए, बी, सी बोला जाए तो फैक्टर नंबर 8 अगर किसी की बॉडी में मिसिंग है तो उसे हीमोफीलिया ए होगा। फैक्टर नंबर 9 अगर किसी की बॉडी में मिसिंग है तो उसे हीमोफीलिया बी होगा। फैक्टर नंबर 11 किसी की बॉडी में अगर मिसिंग है तो हीमोफीलिया सी होगा। और फैक्टर नंबर मान लीजिए 12 किसी की बॉडी में मिसिंग है, 12th, तो वो बेटा हो जाएगा हीमोफीलिया डी का पेशेंट, ठीक है। और इसीलिए इसे नाम दिया गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, मतलब ये रहेगा तो हीमोफिलिक फैक्टर, जो हीमोफीलिया सी के पेशेंट है वो ट्रीट किए जा सकते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी। तो ये लिस्ट हो गया आपके सामने दैट इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू दैट इज आल्सो नोन एज टिश्यू फैक्टर, और कैल्शियम आयंस, फिर प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, सीरम प्रोथ्रोम्बिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, देन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, देन हेगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे फैक्टर्स नेसेसरी हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉट बनने के लिए।
लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स रिएक्शन में आपको नीट लेवल पे रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआत के 6-7 फैक्टर्स आपको बेटा ब्लड क्लॉटिंग वाले चैप्टर, दैट इज दिस चैप्टर, इसमें रटने की जरूरत है। और बाद के चैप्टर्स बेटा जब पढ़ते हैं हम लोग जेनेटिक्स, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम हीमोफीलिया पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ने के लिए जरूरी है कि कौन सा फैक्टर मिसिंग है तो हीमोफीलिया ए होगा, कौन सा फैक्टर मिसिंग है तो हीमोफीलिया बी होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट इज इन द जेनेटिक्स पार्ट। तो चलिए बेटा यहाँ से हम लोग चलते हैं टू द रिटर्न अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ देखेंगे बेटा, और इसे हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्या बोलता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी? कि ए बी में कन्वर्ट अगर होता है तो बी अगले रिएक्शन को सी से डी में कैटालाइज करवाएगा, डी अगले रिएक्शन को ई से एफ में कैटालाइज करवाएगा। मतलब कि हर रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन के एंजाइम जैसा काम करेगा, अगले रिएक्शन को प्रमोट करवाएगा। इसमें से कोई एक भी मिसिंग है तो रिएक्शन आगे नहीं चलेगी। दैट इज नोन एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी, दैट इज नोन एज एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसे याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमने उठाए हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी में बेटा, दैट इज डैमेज टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। अब ये 2 तरह के बेटा कंपोनेंट्स निकालते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं उनके फंक्शन सेम है, सिमिलर है, बस इनकी ओरिजिन अलग है। और इनको हम बोलेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक्टिवेटर्स हैं, पहले स्टेप है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। अगर कोई डैमेज टिश्यू हो बॉडी में तो हाँ वहां क्लॉट होगा, अगर प्लेटलेट्स डैमेज होकर निकल रहे हैं तो उनके वजह से क्लॉट होगा, और ये रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसा केमिकल है जो आगे की रिएक्शन को बेटा प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं उसको बेटा, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये दोनों के दोनों मिलकर बेटा कैल्शियम आयन के साथ, मतलब कैल्शियम आयन यहाँ नेसेसरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, they'll form prothrombinase और thrombokinase। प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एक ही चीज है बेटा, ये जिस सबस्ट्रेट पे काम करेगा उसके नाम से या जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम से बनाया गया नेम है। ठीक है, तो रिएक्शन में आपको अपने आप दिखेगा कि क्यों इसे प्रोथ्रोम्बिनेज बोलते हैं और क्यों इसे थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। तो चलिए देखिएगा बेटा कि प्रोथ्रोम्बिनेज मैंने इसे क्यों बोला और थ्रोम्बोकाइनेज क्यों बोला। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, देखिए एज लास्ट में आ रहा, मतलब ये एंजाइम है, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा, दैट्स व्हाई नोन एज प्रोथ्रोम्बिनेज, और बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो ये पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन। ठीक है, हर रिएक्शन में कैल्शियम चाहिए होगा। ठीक है, क्या बन गया, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अब अगले रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, थ्रोम्बिन नेक्स्ट रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड था। ठीक है, एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को रोकता है हमारी बॉडी में जनरल कंडीशन में, जब क्लॉट नहीं बन रहा है तो थ्रोम्बिन को रोकता है हेपारिन, दैट इज एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। हेपारिन एंटी ब्लड कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट जिसे बोलते हैं, और हेपारिन एंटी ब्लड कोगुलेंट, ये थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को रोकता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर। थ्रोम्बिन अगर बन गया तो हेपारिन इसे रोक नहीं पा रहा, मतलब थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को हेपारिन रोक नहीं पा रहा, और ये थ्रोम्बिन अब आगे की रिएक्शन को बेटा चलाएगा। हेपारिन यहां क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को। चलिए थ्रोम्बिन बन गया, मैंने बोला थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन दिख गया हमें। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव है, मोनोमर है, इनएक्टिव है, मोनोमर है, उससे ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव करेगा विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मोनोमर से ये पॉलीमर बनाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव करवाएगा। मोनोमर मतलब क्या, छोटे छोटे यूनिट्स थे, अब उनको क्या किया, पॉलीमराइज कर दिया, फाइबर्स बन गए। तो इसे हमने बोला बेटा क्या, कि फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। फाइब्रिन प्रोड्यूस्ड होते ही, बनते ही क्या हो जाएंगे बेटा, क्लॉट बन गया, ये फाइबर्स बन गए। अब इन फाइबर्स में आरबीसी आके इंटैंगल्ड हो जाएगा, फंस जाएगा, डब्ल्यूबीसी आके फंस जाएगा, प्लेटलेट्स आके इंटैंगल हो जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, इसे हमने नाम दिया यहाँ पे बेटा
ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और इसे बेटा प्रपोज किया था मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स। इसे प्रपोज किया था मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स ने। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय मैकफार्लेन एंड कोवर्कर्स। चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ एंटीकोआगुलेंट फैक्टर्स के बारे में जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, उनको हम एंटीकोआगुलेंट फैक्टर्स बोलते हैं। जो नेचुरल एंटीकोआगुलेंट हमारी बॉडी का वो है हेपारिन, और ये हेपारिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड का टाइप है। हमारी बॉडी में ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। फिर मैं बात करूंगा कि अदर नेचुरल एंटीकोआगुलेंट्स जो कि दूसरे एनिमल्स में मिलते हैं या नेचर में मिलते हैं, दैट इज हिरोडीन। हिरोडीन बेटा लीच में मिलेगा, हिरोडीनिया। हिरोडीन एक तरह का बेटा एंटीकोआगुलेंट है जो लीच में मिलता है। लीच जिसे हिंदी में जोंक बोलते हैं, और इन लीचेस को यूज किया जाता था पेस्ट बनाकर प्रीवियसली, मतलब कि आज से हजारों साल पहले जब सुश्रुत थे। सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा, मतलब कि इंडियन ऋषि मुनि थे जिन्होंने सर्जरी स्टार्ट की थी। तो फादर ऑफ सर्जरी, जिसे हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी थे बेटा सुश्रुत। और सुश्रुत ने इन्हें यूज किया था सिंपली एट द एरियाज ऑफ सर्जरी, जहां पे सर्जरी परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, वहां अप्लाई किया था, वहां डाला था बेटा क्या, दैट इज पेस्ट ऑफ हिरोडीन। हिरोडीन के पेस्ट को लगाया था, और जैसी सर्जरी परफॉर्म हुई तो उससे बेटा वाइप किया था, हटाया था। हिरोडीन इसलिए अप्लाई किया था कि ड्यूरिंग सर्जरी अगर वहां क्लॉट्स बन जाते हैं तो सर्जरी फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर सर्जरी के बाद क्लॉटिंग चाहिए तो हिरोडीन के पेस्ट को वहां से हटा दिया गया। ना एनोफिलीन एनोफिलीज मॉस्किटो में मिलता है बेटा। जब वो आपकी बॉडी में बाइट कर रहा है तो ब्लड को सक कर रहा है, वो ब्लड उसके प्रोबोसिस में, उसके सकिंग पार्ट्स में कहीं भी स्टक ना कर जाए, रुक ना जाए, क्लॉट ना कर जाए, उसके लिए उसके पास होता है एनोफिलीन। एनोफिलीन क्या करता है भैया, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है एनोफिलीज मॉस्किटोज में, फीमेल एनोफिलीज, याद रखिएगा। लैम्पेरिडिन सब्सटेंस मिलता है बेटा लैम्प्रेज में। लैम्प्रेज अ टाइप ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम मतलब कि वो वैसे बेटा एनिमल्स जो जॉलेस फिशेस कहलाती हैं। ये ट्रू फिशेस नहीं होती हैं, इनको जॉलेस फिशेस बोलते हैं। इनमें जबड़ा नहीं होता है, सर्कुलर माउथ होता है, और ये सर्कुलर माउथ से किसी भी दूसरे वर्टिब्रेट के ब्लड को सक करते हैं और ब्लड को अपने फूड की तरह यूज करते हैं। और ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम सैंग्विवोर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सैंग्विवोर के एग्जांपल्स हैं, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। कुछ एंटीकोगुलेंट जो आर्टिफिशियल ऑरिजिन के, मतलब आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। उनके नाम हो गए सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सालेट, EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। ये भी बेटा ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। ब्लड जहां स्टोर किया जाता है या फिर आपके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसमें व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बेटा डाले रहते हैं या लिक्विड डाला रहता है, और वो एंटीकोगुलेंट्स हैं कि ब्लड आपका कोआगुलेट ना करे, ठीक है। तो यहां कंप्लीट होता है बेटा हमारा ब्लड क्लॉटिंग चैप्टर, ब्लड क्लॉटिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्द ही आऊंगा, तब तक के लिए बेटा बने रहिए आचार्य कुलम के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अगर मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आचार्य कुलम के साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।